जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकंड और लास्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर आपको पता है कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है। और पेज नंबर है जी इस वक्त 48, ये आप देख सकते हैं। और पेज नंबर 48 पर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट तो हमने पहले पढ़ लिए थे। आप एंटनी लेविजियर इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो साइंटिस्ट आपके सामने है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, एक्चुअली ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। एंड इसका काम ये है कि ही वाज द साइंटिस्ट हु रिकग्नाइज द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये होता है कि जनाब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसके अंदर ये होता है कि जो मैटर होता है ना, इट्स नीदर डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, यानी कि ना तो वो तबाह होता है ना ही कोई नया बनता है, बल्कि ये होता है कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। इट मे बी कन्वर्टेड और चेंज फ्राम वन फॉर्म टू अनदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत आसान है, ये आप लोगों के 9th में भी इंशाल्लाह आएगा, आप लोग पढ़ेंगे। क्योंकि डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समझने वाली होती हैं। और इसमें बड़ा सिंपल सा है कि जनाब केमिकल रिएक्शन कोई भी होता है तो उसमें जो मास होता है वो चेंज नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो शक्ल में किसी में तब्दील हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो चेंज से मुराद है कि वो मतलब कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उस तरह नहीं होता। कि ये अभी आपके सामने है, ये तो एक प्रैक्टिकल है जो हम करते रहते हैं। कंबशन की तरफ जाते हैं। कंबशन इट इज़ रेफर टू व्हाट वी कॉल बर्निंग। इससे पहले भी हम ये चीज़ कर चुके हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये कंबशन प्रोसेस है। कोई भी चीज़ जल रही होती है जब, तो उसको हम कहते हैं कंबशन। वी नो दैट बर्निंग इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू मैटर इज़ मेड। कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया मैटर बनता है। अ मोर साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ कंबशन वुड बी अ केमिकल प्रोसेस वेयर फ्यूल मतलब लकड़ी हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड इट रिएक्ट्स विद एयर यानी ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट एनर्जी। सिंपल। तो कंबशन के अंदर ये होता है कि जनाब हीट और लाइट एनर्जी आपको मिलती है। Combustion is used in cars, rocket engines and many other types of machinery. Combustion जो होता है वो आपको पता है कि मोस्टली आपको पता है कि मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों वगैरह में, रॉकेट्स में, इंजन्स में, बहुत सारी मशीनरी में यूज़ होता है। इसका जो रिएक्शन आपके सामने दिया गया है वो है फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, यानी कि फ्यूल इग्नेट होता है, जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विच गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी हीट और लाइट की सूरत में हो सकती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ कंबशन ये एक्टिविटी में, सो हम इसको फ़िलहाल यहाँ छोड़ देते हैं और देखते हैं आगे। एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइव्स but at the same time it has an impact on the environment as we can see in the table shown above. अच्छा, ये यहाँ पर अभी जो चीज़ है ना, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल, इसके हवाले से है कि जो एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल को जलाकर हासिल करते हैं उसने यकीनन हमारी ज़िंदगियों में बड़ा इनकलाब लाया है। रेवोल्यूशनाइज और लाइज का मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ गया है, मगर एट द सेम टाइम साथ साथ इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एज वी कैन सी इन द टेबल शोन अबव। इसने हमारी एनवायरनमेंट या माहौल पर भी असर डाला है, जैसा कि हम ये ऊपर वाले टेबल में देख सकते हैं। अब इस टेबल में क्या है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है कंप्लीट कंबशन यानी कंप्लीट बर्निंग, और यहाँ पर है इनकम्प्लीट कंबशन। दोनों बर्निंग है, लेकिन अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट में क्या है देखें। कंप्लीट में ये होता है कि जब कोई चीज़ कम्प्लीटली जल जाती है तो इट रिलीजेज अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, अनबर्न यानी कि जो जले हुए नहीं होते। इट रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड जो कंप्लीट कंबशन होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये रिलीज़ करती है, और ये सारी हार्मफुल गैसेज हैं। और ये जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये अस्थमा क्रिएट करते हैं। अस्थमा यानी दमा, फेफड़ों की बीमारी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़ाहिर है। और उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्रिएट करती है ग्लोबल वार्मिंग, यानी माहौल हमारा गर्म हो रहा है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो काज करती है वो करती है एसिड रेन। सो राइट अ पैराग्राफ टू जज द वैल्यू, ये खैर वो आप कर सकते हैं। अभी हम आते हैं यहाँ पर रस्टिंग की तरफ। ये रस्टिंग क्या चीज़ है देखें, ये एक जहाज़ आपको नज़र आ रहा है, एक बहरी जहाज़ है समंदर में। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा ये वाला पोर्शन इसका ख़राब हुआ हुआ है, रस्ट लगा हुआ है यानी जंग लगा हुआ है इसको। तो ये जंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं कि वी आल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेड ऑफ मेटल्स लेफ्ट इन ओपन डीकलर एंड डेवलप रफ एजेस। यानी कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो मेटल
से ज़ाहिर बने होते हैं, उनको अगर हम खुला छोड़ दें, जैसे कि अब ये है, ये आपके सामने शिप है, अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो ये क्या होंगे, ये डी कलर हो जाएंगे, और डी कलर का मतलब इनका रंग ख़राब हो जाएगा, और ये रफ़ एजेस जो है ना ये बनाएंगे। रफ़ एजेस मींस कि जनाब इनके जो ये ऊपर आप हाथ फेरेंगे ना तो आपको बड़ी रफनेस सी फील होगी, और उस तरह से ये स्मूथ या चिकना ये फील नहीं होगा जैसे आम एक सरफेस होता है मेटल का। अच्छा, कि क्यों, इसकी वजह यह है कि दिस हैपन्स बिकॉज आयरन कैन ईजीली गेट रस्टेड एंड टार्निश्ड, यानी कि ये इस वजह से है कि जो आयरन यानी लोहा होता है ये आसानी के साथ जो है ना इसको जंग लग जाता है, और टार्निश्ड, और इसका यानी कि रंग उड़ जाता है, ये दागदार हो जाता है। आयरन इज़ हार्ड एंड सिल्वर इन कलर बट व्हेन इट कंबाइंस विद एयर, आयरन जो होता है वो ज़रा बहुत हार्ड होता है और उसका कलर सिल्वर टाइप होता है, लेकिन जब इसको हवा लगती है, जब ये ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ कंबाइन करता है, इट बिकम्स अ डिफरेंट मटेरियल कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। तो ये एक डिफरेंट मटेरियल बन जाता है जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, विच इज़ रेडिश ब्राउन एंड हैज़ रफ एजेस। ये जो मैंने अभी आपको जंग बताया है कि इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और इसके एजेस रफ होते हैं। आप इसके साथ कोई वर्ड इक्वेशन लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो लिख सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, ये आपको यहाँ पर इन्होंने एक चेन दिखाई है साफ़, और इसके साथ जंग वाली चेन है, जंग आलू चेन है, रस्टेड के जिसको कह सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, कैसे इसको रोक सकते हैं या इससे बचाव हो सकता है। मेटल्स ओनली रस्ट व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, मेटल्स तभी जंग पकड़ते हैं जब वो एयर की तरफ एक्सपोज हो। तो आप कहेंगे कि भाई जो भी मेटल है वो हवा की तरफ तो एक्सपोज होगा, जैसे अब हमने गाड़ी ली है तो गाड़ी खड़ी है तो वो तो हवा की तरफ एक्सपोज्ड है, उसको हवा से हम छुपा कर या हवा से हम बंद करके तो नहीं रख सकते। तो ये क्या तरीक़ाकार है, देखें कोई भी मेटल है और ज़ाहिर है जब वो एयर को एक्सपोज होगा तो वो उसको जंग लगेगा, लेकिन याद रखें हम मेटल को एयर से इस तरह बचा सकते हैं कि हम उसके ऊपर कलर कर देते हैं। ये कलर करने से ये होता है कि वो मेटल जो होता है ना वो फिर उसकी जो वो उस तरह से एक्सपोजर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये आपने यकीनन देखा होगा कि दरवाजे वगैरह जो होते हैं लोहे के या जो ये गेट वगैरह होता है इसको जंग से बचाने के लिए इस पर रंग किया जाता है जिससे ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो इट्स वेरी सिंपल। कुछ सजेशन ये है कि प्रोटेक्ट एंड डू नॉट अलाउ एनी मटेरियल मेड ऑफ मेटल टू बी ओपन, ठीक है। अप्लाई अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल दैट डज नॉट गेट रस्टेड इजीली, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। ये भी हो जाता है कि आप मेटल के ऊपर किसी ऐसे मेटल की कोटिंग कर दें जो कि ज़ाहिर है जिसको रस्ट नहीं लगता आसानी के साथ, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ये गैल्वेनाइजिंग जो होती है ना ये ज़्यादातर इस तरह की जस्ती चादरों में होती है जिनसे ये बॉक्सेस और पेटियां वगैरह बनती हैं, तो उनके जो उनका जो एक यूँ कह लें मेटल होता है वो गैल्वेनाइज्ड होता है, याद रखें। पेंट द एक्सपोज पार्ट ऑफ, ये जो मैंने अभी बताया पेंट कर दें। देयर आर मोर वेज, चलें बहरहाल कैन यू ऐड देम टू द लिस्ट, वो फिर आप इंटरनेट से देख कर भी कर सकते हैं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये देखें ये आपने अक्सर चम्मच वगैरह देखे होंगे कि जो इस तरह से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स गेट अ ब्लैक कोटिंग ओवर टाइम व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, यानी कि पॉलिश सिल्वर जो होता है आर्टिकल्स ग्रेजुअली ब्लैकन। तो ये जो सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे सिल्वर के बर्तन हैं या ये जिस तरह से स्पून है, चम्मच वगैरह हैं, इन पर ब्लैक कोटिंग सी आ जाती है कुछ वक्त के साथ। दिस इज़ ड्यू टू ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये H2S जो होता है ना हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी वजह से होता है क्योंकि ये हवा में होती है और ये रिएक्ट करती है सिल्वर या Ag के साथ, और जिससे ये ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बना देती है Ag2S। हमारे कुछ माशाल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जी ये सिल्वर के बर्तन नहीं होते, या वो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। खैर वो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए में, वो भी आप देख सकते हैं जो मामलात हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर अ सिल्वर रिएक्शन इज़, तो ये है सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड जो मैंने अभी बताया H2S, और जब इसके साथ सिल्वर यानी Ag जो है वो रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के साथ मिला के सिल्वर सल्फाइड यानी कि यहाँ पर आपका बन जाता है प्लस वाटर। सिंपल है जी। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, अब मैटर की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। देखें सबसे पहले तो मैटर की प्रॉपर्टी देखते हैं। कैन द प्रॉपर्टी बी डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, पहले तो ये है, यानी कि किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी आइडेंटिटी को बदले बगैर क्या हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी या फिज़िकल। तो डेफिनेटली हम केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसको हम उसको चेंज किए बगैर नहीं कर सकते।
क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है रिएक्शंस होते हैं, फ्लेमेबिलिटी होती है यानी कि उसमें शोले होते हैं, आग होती है, टॉक्सिसिटी भी आती है जैसे कि जहरीलापन, और एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होती है, कंबस्शन होती है, अभी बताया था। वेयर है जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर भी मालूम की जा सकती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सब्सटेंस पर, उसके स्ट्रक्चर पर, डेंसिटी, कलर, और ये ज़ाहिर है उसका लस्टर, उसकी शाइन और सारी चीज़ें, और मास, वॉल्यूम और वेट जो होते हैं ना वो डेफिनेटली रिलेट करते हैं। सो इट्स इजी, कोई मसला नहीं है। डक्टाइल क्या होता है, डक्टिबिलिटी, ये उसकी सख्ती या उसकी ताकत को कहते हैं। मैटर कैन बी पुट टू यूज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ दे हैव, सिंपल मैटर को हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल, वो आपको पता ही है। एवरी सब्सटेंस हैज सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ज़रा देख लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लेते हैं। देखिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि उसकी या जो भी आपके पास एक कह लें कि कंपोनेंट है, एलिमेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसका साइज़, उसका वेट, इन चीज़ों को। जैसे 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके सामने है। अब ये मुझे कुछ सही से नहीं नज़र आ रहा, मेरे ख्याल से पता नहीं अब ये चिप्स है या क्या चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है ये वाली, ये घड़ी है। इसके अलावा अब ये चीज़ है ये, क्योंकि ये तो गिटार नज़र आ रहा है, क्योंकि किताब का जो कलर है और इसकी जो तस्वीरें वो इस तरह की है कि उसको समझना ज़रा मुश्किल होता है। लिक्विड में खैर आपको पता ही है, ये आपको पानी जाता हुआ सैलाब नज़र आ रहा है, दूध है, इस तरह की चीज़ें। गैसेस में ये फिर मुख्तलिफ गैसेस हैं। तो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, वो आपके सामने है। देखिए यहाँ पर तो समझ आ गई है कि रूम टेम्परेचर में मोस्ट सब्सटेंस एग्जिस्ट इज़ वन ऑफ द 3 फिजिकल स्टेट्स। आपके रूम टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना, जो इन 3 में से किसी एक स्टेट में है, वो एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहेगा, या अगर कोई सॉलिड है तो वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर बर्फ़ है, अगर आप बर्फ़ को फ्रीज़र से निकाल कर आप वैसे ही टेबल पे रख दें तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो रूम टेम्परेचर जैसा भी होगा वो थोड़ी देर के बाद आपको उसके इर्द गिर्द पानी फील होगा और वो पिघल रही होगी। ये और बात है कि जो उसका रेट होता है पिघलने का, मेल्टिंग का, वो गर्मियों में तेज़ होता है, सर्दियों में कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सब्सटेंस की एबिलिटी होती है कि वो कैसे हीट कंडक्ट कर सकता है, यानी आगे पहुंचा सकता है। तो ये खैर ये इसकी एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करते रहते हैं। अच्छा, डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मतलब कोई भी चीज़ है उसको किसी शक्ल में हम ढाल सकते हैं या उससे कोई तार बना सकते हैं। मेलेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई शीट है, उसको हम चौड़ा कर सकते हैं, उसकी हैमरिंग कर सकते हैं हथौड़ी के साथ, उसको इतना कूट सकते हैं कि वो प्रॉपर जो है ना वो किसी थिन शेप में आ जाए। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो टूट जाएगा। पत्थर है, पत्थर को अगर आप हैमर के साथ मारेंगे तो बजाय वो फ्लैट होने के वो टूट जाएगा, उसके ज़रे हो जाएंगे। लेकिन अगर लोहे के किसी पीस को आप हैमरिंग करेंगे तो वो मतलब फ्लैट होगा। ये चीज़ है। लकड़ी भी इस तरह नहीं होती, क्योंकि लकड़ी में भी मेलेबिलिटी नहीं होती। अगर आप उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे तो वो बजाय स्ट्रेच होने के वो टूट जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट तो पता है कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, और ज़ाहिर है कि इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो है कि जिसमें एक लिक्विड जो होता है ना वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद यानी बॉयल होने के बाद वो वेपराइज होता है, यानी कि उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिबिलिटी जो है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि ये सॉलिबिलिटी का मतलब होता है हल हो जाना। ये किसी भी तरह का सैल्यूट जो मैक्सिमम होता है, जो एक सर्टन क्वालिटी में डिज़ोल्व हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो चाहे रूम टेम्परेचर हो, चाहे वो आप ख़ुद से कोई टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब आपके सामने फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर वाटर और फिर सॉल्ट वाटर से स्लैश और फिर ये आइस और सारा, ये आपके सामने इन प्लेसेस वेयर हैवी स्नो टेक प्लेस। यहाँ पर बहुत स्नोइंग होती है, ऐसी जगह हैं
अ साल्ट सोल्यूशन इज स्प्रेड ऑन द रोड, तो रोड्स के ऊपर जो है ना वो नमक का सोल्यूशन फेंका जाता है. साल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, देयरफॉर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर वाटर टू फ्रीज ऑन द रोड्स. तो जनाब साल्ट क्या करता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे वाटर जो होता है वो रोड के ऊपर फ्रीज नहीं होता. केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब देख लेते हैं जी एंड में. A chemical property is a characteristic of a substance that may be observed when it participates in a chemical change. जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं तो उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी. टू आइडेंटिफाई अ केमिकल प्रॉपर्टी विल लुक फॉर अ केमिकल चेंज. यानी अगर हमने किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी को समझना है तो फिर हमने उसके अंदर देखना है केमिकल चेंज. अ केमिकल चेंज ऑलवेज प्रोड्यूसेस वन और मोर टाइप्स ऑफ मैटर दैट डिफर फ्रॉम द मैटर प्रेजेंट बिफोर द चेंज. यानी कि जो केमिकल चेंज होता है वो हमेशा प्रोड्यूस करता है एक या एक से ज़्यादा तरह के मैटर जो कि एक दूसरे से फ़र्क रखते हैं मैटर से जो चेंज से पहले होते हैं. द एक्सप्लोजन of nitroglycerin is a chemical change because the gases produced are very different kinds of matter from the original substance. तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना इसका जब धमाका होता है तो ये एक ऐसा केमिकल चेंज होता है, यानी एक तरह का केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और फिर डिफरेंट तरह का इसमें मैटर भी मौजूद होता है. फ्यू एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर फ्लेमेबिलिटी, एबिलिटी टू रस्ट, रिएक्टिविटी ऑफ मैनी टाइप्स. ये खैर अभी भी हमने पढ़ा था. रस्ट यानी जंग लग जाना, आयरन ऑक्साइड बन जाना. इसी तरह आग लग जाना, फ्लेमेबिलिटी, यानी किसी चीज़ की एबिलिटी के वो आग पकड़ लेता है. जैसे आपको पता है बहुत सी गैसेस या पेट्रोल वगैरह हैं, गैसोलीन, तो ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं, यानी ज़रा सा इनको स्पार्क मिल जाए तो आग लग जाती है. अब आपके सामने ये कुछ साइंस हैं और ये आपको ज़्यादातर पता भी होंगे. ये आग के हवाले से है कि जनाब हाईली फ्लेमेबल. जब ये वाला साइन होता है तो उसका मतलब होता है कि इसके करीब किसी ने सिगरेट नहीं पीनी, अगर कोई स्मोकर है, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना. ये अक्सर आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स पर. इसके अलावा वैसे भी दिया सलाई या लाइटर नहीं जलाना क्योंकि ये यहाँ पर जो भी ये सब्सटेंस है वो हाईली फ्लेमेबल है और फ़ौरन आग पकड़ सकता है. ये तो खैर नो स्मोकिंग का है कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी. यही हाईली फ्लेमेबल के पास ये वाला भी जो साइन है वो आपको मिल सकता है. और इसके नीचे है नो ओपन फ्लेम्स. फ्लेमेबिलिटी इज़ डिफाइंड एज हाउ इजीली कैन अ सब्सटेंस बर्न. यानी कि फ्लेमेबिलिटी जो होता है ना ये एक तरह की करेक्टरिस्टिक जो होती है किसी भी सब्सटेंस की कि वो कितना जल्दी जल सकता है, यानी आग पकड़ सकता है. व्हेन मैटर बर्न्स इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड चेंजेस टू डिफरेंट सब्सटेंसेस. जब भी कोई मैटर जलता है तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ना काम करता है और फिर वो मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस में बदल जाता है. वुड इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्लेमेबल मैटर. लकड़ी जो है वो एक मिसाल है फ्लेमेबल मैटर की, यानी कि ऐसा मैटर जो आग पकड़ सकता है. हाउएवर केमिकल्स लाइक गैसोलीन, एसीटोन, डाइथिल ईथर आर हैज़ार्डियस एज दे इग्नेट एट मॉडरेट टेम्परेचर. यानी कि ये इस किस्म की चीज़ें इतनी ख़तरनाक चीज़ें कि ये किसी भी टेम्परेचर पर आग पकड़ लेती हैं. यानी कि इवन टेम्परेचर भी अगर थोड़ा सा गर्म हो तो उस पर भी आग पकड़ लेती हैं. यू मस्ट हैव सीन हैज़ार्डियस साइंस ऑन सर्टेन प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशंस एंड ऑन प्रोडक्ट्स लाइक परफ्यूम्स, स्प्रेज वगैरह. वाई डू एप्पल्स टर्न ब्राउन. अब यहाँ पर ये है कि जी सेब जो होता है ना वो क्यों इतना ब्राउन सा हो जाता है, क्या वजह है. अच्छा खैर ये आपने अभी इसको सर्च भी कर सकते हैं. अगर यहाँ देखते हैं कि आयरन फॉर एग्जांपल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म रस्ट. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिंबल्स दे आर शोन बिलो इन फिगर. ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, आप देख सकते हैं. इसमें हार्मफुल का सिंबल है, ये टॉक्सिक का है और ये करोजिव, एक्सप्लोसिव. एक्सप्लोसिव मतलब धमाका खेज कोई चीज़ होती है. करोजिव जो ख़राब हो जाती है, छिल सकती है चीज़, अपनी शेप ख़राब कर सकती है, जंग लग सकता है, व्हाटएवर. हाईली फ्लेमेबल जिसको बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एलिमेंट जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस है. सो ये जनाब हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है. इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा.